वेबिनार में मैं नीतीश नायक आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। और आप सभी तक अगर मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है तो चैट में 1 जरूर लिख दें। चैट में आप 1 लिख के बताएं कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर जा रही है, क्योंकि आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही एनर्जेटिक सेशन होने वाला है। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सभी लोगों को दिल से बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों को दिल से शेयर करना चाहता हूं कि अगर इस सेशन को आपने पूरे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा से अगर आपने ले लिया तो आज मैं डेफिनेटली ये बात बता सकता हूं कि आज का वो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। मेरा नाम नीतीश है, पूरा नाम। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई विल बैक टू यू इन। आज का जो ये सेशन है, ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग का काम करने वाला है। मैं अपने बारे में बता रहा था, मेरा नाम नीतीश है, पूरा नाम नीतीश नायक। फॉरएवर में एज ए यूज़र मैं आया था आज से लगभग 9 साल पहले, और 9 सालों से मेरे परिवार में एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये डायरी और पेन किनके पास है, जिनकी वीडियोस मैं देख पा रहा हूँ आप दिखा सकते हैं। क्योंकि आज का सेशन आपने अगर ले लिया और लास्ट तक ले लिया तो थैंक यू अली साहब। क्योंकि आज हम लोगों ने जिस शख्सियत को इनवाइट किया है वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने फॉरएवर इंडिया में बहुत सारे लीडर्स उनकी ट्रेनिंग से बन चुके हैं। आज इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यूपी के रहने वाले हैं हमारे वो गेस्ट। अमूमन एक इंसान की सोच होती है सरकारी नौकरी। वो फॉरएवर लिविंग में सरकारी नौकरी रेलवे को से वीआरएस लेके 2017 में उन्होंने फुल टाइम फॉरएवर को किया है। आज सीनियर मैनेजर के लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनका एक रोल है। मैं हमेशा अपनी एक ट्रेनिंग में बात कहता हूं कि आपके अकेले के घर में कितनी खुशी है ये बहुत मायने नहीं रखता। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूं, आपके अकेले के घर में कितनी खुशी है ये मायने नहीं रखता, आपकी वजह से कितनी घरों में खुशी है ये बहुत मायने रखता है। और आज जो शख्सियत हम लोगों के बीच में आए हैं, आज उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में न जाने कितने लोगों को जीरो से हीरो बना दिया। आज उनकी वजह से फॉरएवर में स्वस्थ हजारपति हैं, स्वस्थ लखपति हैं और बहुत सारे लोग स्वस्थ करोड़पति बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मैं जब सर से पहली बार मैं अगर वक्त याद करूं तो 2017 में सर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी जनवरी में। उसके बाद सर से मिलने का मौका मिला ट्रेनर एकेडमी में। और बहुत एक जो कहते हैं ना हम लोग जो बात करते हैं फॉरएवर की इथिक्स, मैं अगर बोलूं तो हिंदुस्तान में वो इंसान फॉरएवर इथिक्स के जाने माने पहचान, पूरी ईमानदारी से फॉरएवर को डेवलप कर रहे हैं, पूरे दिल से फॉरएवर को करते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग सुनना चाहेंगे मैं बुलाऊं? आप चैट्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या मैं सर को बुलाऊं। अगर आप का जवाब यस है तो वाई लिखें चैट में, वाई 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 वाई। ओके, क्योंकि मैं सभी को अनम्यूट नहीं कर सकता तो मैं चाहता हूं कि अपने अपने जगह पर बैठ के एक बार पूरे जोश से तालियां जरूर बजाएं और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर सुमित गुप्ता सर का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच नितेश जी। आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इस समय, 2 सेकंड कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे
जी सर, आज्ञा है आपकी। जी सर, जी सर, जी सर। मेरी आवाज एकदम सही आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। सर एकदम एकदम प्रॉपर है सर। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का को प्रणाम करता हूं, और मैं अपनी भावनाएं अगर बताऊं तो मुझे बहुत दिन बाद प्रणाम करने का मौका मिला है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं दिल से आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ मैं बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ नितेश जी का। और जब नितेश जी, मैं आप सभी को बताऊं, अपना परिचय देने से पहले कुछ बातें मेरे बारे में नितेश जी ने भी बता दी हैं। मैं वो सब बताने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरे पास जब नितेश जी का कॉल आया कि सर आपको मेरी टीम के लिए ट्रेनिंग लेनी है, एक सेशन लेना है, अपना थोड़ा सा समय देना है, तो उसी वक्त मुझे थोड़ा सा, मैं किन शब्दों में कहूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ था। और मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि कोई मुझे पूछ सकता है ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे उस समय वास्तव में, मेरी भावनात्मक रूप से अगर मैं कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने नितेश भाई से भी वही बात कही थी, और आप सबसे भी वही, आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे भी वही बात कहना चाहूंगा कि नितेश भाई ने मेरी तारीफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द कहे, उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ कहने से पहले, मैं आपको ये कुछ शुरू करने से पहले ये अवश्य बताना चाहूंगा कि मैं उस लायक नहीं जिस लायक नितेश भाई ने मुझे समझा है। लेकिन फिर भी, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, उन्होंने अगर मुझे कोई आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का मैं सम्मान करता हूँ, और उसका सम्मान करते हुए कुछ आगे कुछ समय तक आप लोगों से बातें करूंगा। और निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूँ, मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं, ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक बात बहुत दिल से कह सकता हूँ कि आपके चेहरे, आपके सुनने का तरीका, आपके ग्रहण करने का तरीका आज मुझे बहुत कुछ सिखाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके बीच हूँ। जैसा नितेश भाई ने बताया कि मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और लखनऊ शहर में ही जन्म हुआ, यहाँ पे ही लालन पालन हुआ। और मैं अपने परिवार की अगर बात करूं तो मैं हमेशा, हम सब धन्यवाद करते हैं अपने अपने इष्ट देव का, हम जिसे भी मानते हैं, अपने भगवान को, अल्लाह को, गॉड को। तो मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि उस ऊपर वाले ने जिस घर में मुझे भेजा, वो आज तक के जीवन का मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, ऊपर वाले का दिया हुआ, कि उसने मुझे जिन माता पिता की गोद में भेजा, वो अपने आप में इस दुनिया में मेरे लिए सबसे शानदार गोद है। वो सबसे पवित्र स्थान है मेरा अपना घर, जिस घर में ऊपर वाले ने चुनाव किया कि इस घर में सुमित तुम्हें भेजूंगा। तो मेरे लिए जो ईश्वर का पहला रूप मैंने देखा, वो मेरे माता पिता के रूप में देखा। मुझे ईश्वर, मैंने आज तक, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने आज तक ईश्वर को नहीं देखा। हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन मैंने भगवान को नहीं देखा। जिस रूप में भगवान हमें बताया जाता है, उस रूप में मैंने भगवान को नहीं देखा। लेकिन पहली बार मैंने अपने जीवन के पहले दिन अपने माता पिता को जब देखा था, तो मुझे ये एहसास हो गया था, और उसके बाद जीवन पर्यंत ये एहसास रहा कि मैं भगवान की गोद में आया हूँ। भगवान इन्हीं को कहते हैं। उसके बाद जीवन आगे बढ़ता है। मेरे घर वालों ने मुझे, जैसा आमतौर पे सबके साथ होता है, उन्होंने मुझे स्कूल भेजा। जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहां मुझे कुछ और भगवान मिले। मैंने जब अपने टीचर्स को देखा, अपने अध्यापक गण को देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान का ही रूप है। स्कूल में मेरे मित्र बने, दोस्त बने। स्कूल के जो स्टाफ हुआ करते थे उस समय, मैंने उनको देखा तो मुझे लगा, वाह, भगवान के कितने रूप हो सकते हैं। उसके बाद ईश्वर ने मुझे मेरी बहन से मिलाया, मेरी बहन आई मेरे जीवन में। जीवन आगे चलता है, बहुत सारे मित्र आए, मेरा विवाह हुआ, मेरे बच्चे आए। तो ये भगवान को, जिसको हम ढूंढने के लिए ट्रेडिशनल तौर से, पारंपरिक तरीके से हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, वो भगवान मेरे पास, मैं अपने जीवन की बात कर सकता हूँ, वो भगवान मेरे पास बचपन से लेके आज तक आता रहा है। अनेक अनेक रूपों में आता रहा है, अनेक अनेक तरह के उसने रूप धारण किए मेरे जीवन में आने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो मेरे जीवन में आता रहा। वर्ष 1995 की बात है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी हाईकोर्ट में वकालत करते हैं लखनऊ में, और मेरी माताजी एक अध्यापिका थी। तो एक ऐसे घर में जन्म हुआ था जिस घर में पढ़ाई का बहुत महत्व था। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों से बात करते हुए, क्योंकि मैं, जब मेरी परवरिश हो रही थी, तो उस समय, जैसा कि आमतौर पे भारतवर्ष में है कि जब बिहार की बात आती है तो एक अच्छी छवि नहीं प्रस्तुत की जाती बाहर के लोगों को। जो बिहार के बाहर के लोग हैं, उनको जो छवि प्रस्तुत की जाती है,
वो अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं की जाती। एक पिछड़े हुए, मैं क्षमा के साथ ये शब्द कह रहा हूँ नितेश जी, एक 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 पिछड़े हुए राज्य की, एक गरीब राज्य की छवि प्रस्तुत की जाती है, एक ऐसी जगह की छवि प्रस्तुत की जाती है जो जो रहने योग्य नहीं है, जो जाने योग्य नहीं है। तो मेरी परवरिश जब हुई तो मेरे जो चारों तरफ का परिवेश था वो मुझे शिक्षा दे रहा था, वो मुझे समझा रहा था कि बिहार के बारे में वही चीजें जो आमतौर पे बिहार के बाहर के लोगों को समझाई जाती हैं। लेकिन आज मैं अपना इतना बड़ा सौभाग्य समझ रहा हूँ, आज भगवान मेरे पास एक बार फिर से आया है और आज वो आप सबके रूप में आया है। और जिस जगह को बचपन में मेरी परवरिश के दौरान बताया गया था कि वो एक पिछड़ा राज्य है, मैंने अपने जीवन में, मैं बहुत, होम सिकनेस एक शब्द होता है, आप समझते होंगे, होम सिकनेस उसे बोलते हैं कि आदमी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता। तो मेरे साथ हमेशा से होम सिकनेस रही। हालांकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो बहुत जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन मेरे जीवन का सबसे लंबा कार्यकाल जो मैंने अपने घर के बाहर बिताया है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में बिताया। तो मैं जब वहां रहा, मैं जब वहां गया, जब मैं वहां के लोगों से मिला, जब मैं ट्रेनों में हर हफ्ते आता जाता था, तो मुझे पता लगा कि अगर सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहाँ के हो सकते हैं, जीवन को समझने वाले लोग कहाँ के हैं, अगर आपको जीवन के वास्तविक मायने समझने हैं, अगर आपको जीवन में शिक्षा का महत्व समझना है, अगर आपको जीवन में सेवा का महत्व समझना है, तो आपको बिहार जरूर जाना चाहिए। और आपके जीवन में बिहार के लोगों का होना, इससे बड़ी आवश्यकता और किसी के लिए, और इससे बड़ा उपहार किसी के लिए नहीं हो सकता। तो मैं हमें फिर से एक बार ऊपर वाले का धन्यवाद करूंगा कि मेरे वो दिन जब मैं मुजफ्फरपुर में रहा, करीब मैं 9 साढ़े 9 महीने वहां पे, बल्कि 11 महीने करीब में रहा था स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो दिन और आज आप सब लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, तो ईश्वर ने एक बार फिर मेरे सामने अपना रूप भेजा है, तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। और मुझे याद है नितेश जी समस्तीपुर का नाम ले रहे थे, सुबह मैं बात कर रहा था, तो समस्तीपुर की क्रिकेट टीम हम लोगों के साथ खेलने आया करती थी, हमारी रेलवे का एक डिवीजन होता था। तो समस्तीपुर की मैं गया भी वहां तक ट्रेनिंग के दौरान, हम लोगों की जब रेलवे की ट्रेनिंग होती थी, तो वो मेरी बड़ी स्वर्णिम यादगारें हैं जो मेरे साथ हैं। और आज सुबह बातचीत में मुझे जब पता लगा नितेश जी ने रोसड़ा का नाम लिया, तो मुझे वहां की लीची के बारे में जब पता लगा, तो वो एक ऐसा फल है जो अपने आप में बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत मीठा होता है, एनर्जी देने का काम करता है और बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप उसको देखें तो वो बिहार के लोगों का एकदम बिल्कुल बिल्कुल कहा जाए कि वो प्रतीक है कि बहुत कोमल लेकिन मिठास से भरा हुआ एक ऐसा फल वहां का है। तो मैं नितेश जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं बहुत जल्दी मुझे मौका मिले कि मैं रोसड़ा आऊं और आपके साथ बैठ के मुझे वो लीचियां खाने को मिले, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं बिहार की बात से शुरू हुआ था और अपने बचपन की आपको बात बता रहा था। तो मैं छठी कक्षा से ही, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने के घर में पैदा हुआ था, तो पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद 6th क्लास में, छठी कक्षा में जब मैं पढ़ता था, उसी समय से एक चीज मेरे जीवन में आई जिस चीज ने पूरे जीवन को बदल दिया। और मेरे परिवारगण, मेरे माता पिता, वो नहीं चाहते थे मेरे जीवन में ऐसी घटना हो, लेकिन हो गई। मैं एक स्पोर्ट्समैन बन गया, मैं एक खिलाड़ी बन गया। मैंने पहले 3 साल बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उसके बाद जैसे पूरी इंडिया है वो एक ही खेल की दीवानी हो जाती है, तो मुझे भी गेंद और बल्ले का शौक लग गया, जिसको देसी भाषा में कहें। फिर मैं क्रिकेट खेलने लगा। तो 9वीं कक्षा से मैंने क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया। और हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी ये कहावत सुनी होगी, लखनऊ में तो क्योंकि नवाबों का शहर है तो नवाबों से जुड़ी बहुत सारी कहावतें हमारे यहाँ कही जाती हैं। तो मेरे नाते रिश्तेदारों ने और मेरे पड़ोसियों ने, मेरे माता पिता ने को ये समझाना चालू किया और उन्होंने मुझे समझाना चालू किया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो अर्थात हुआ ये कि अगर पारंपरिक दृष्टि से देखें तो मैं छठी कक्षा से बिगड़ना चालू हो गया था, मैं बिगड़ गया था। अगर मैं उस संदर्भ में बात करूं तो छठी कक्षा से मैं बिगड़ गया, मैं खिलाड़ी बन गया। और जो खेलने चला जाए, मैदान पे चला जाए, कहते हैं कि अब वो गया, वो पढ़ाई लिखाई से भी गया और वो सारी दीन दुनिया से चला जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। लेकिन एक ऐसी अद्भुत घटना हुई इस क्रिकेट खेलने की वजह से, जिस घटना के लिए मेरे मित्र बहुत मेहनत किया करते थे। 20.5 साल का सब मिला करके मैं हुआ था, जीवन में बहुत कुछ नहीं भी देख पाया था, लेकिन मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई क्रिकेट खेलने की वजह से। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, मेरे मस्तिष्क में भी नहीं आया कभी कि मुझे नौकरी करनी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में था जहां पे पिताजी वकील थे,
मेरे सारे चाचा वकील थे, मेरे बाबा वकील थे, मेरे मामा वकील थे। तो मुझे बस पिताजी ने एक बात कही, मेरा एक बार बचपन में ही कान पकड़ के, कि चाहे कुछ भी करो लेकिन कम से कम एलएलबी कर लेना, क्योंकि मुझे वकील बनना है। तो मैंने पिताजी की सम्मान करते हुए उनकी बातचीत को अक्षरशः पालन किया। उन्होंने मेरे कान पकड़ के कहा था चाहे कुछ भी करो एलएलबी हो जाना चाहिए। तो मैंने बीए और एलएलबी, इंटरमीडिएट तक तो मैंने ठीक से पढ़ाई की, लेकिन बीए और एलएलबी मैंने पिताजी की बातचीत को पूरी तरह से माना, उनकी आज्ञा को, कि चाहे कुछ भी करो एलएलबी हो जाए। तो मैंने बहुत सारी तरीके अपनाए, कभी यहाँ रखी पर्चियां, कभी यहाँ रखी, कभी किताबें ले गया, कभी कुछ किया, लेकिन मैंने एलएलबी पूरा किया। तो लॉ ग्रेजुएट हो गया इस तरह से मैं। और जब नौकरी मुझे लगी तो बहुत सारे वो लोग जो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो वो लोग आश्चर्यचकित थे। और जैसा समाज में होता है, उन्होंने कहा हम जानते थे ये बच्चा बहुत होनहार है। उन सबने ये कहना चालू कर दिया, ये आपके साथ भी होता होगा। इस सारी कहानी में जो मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ, मैं कोई धार्मिक वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई खिलाड़ी भी इस स्तर का नहीं हूं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हूं कि आप मेरी बात सुने। लेकिन मेरी कहानी में आपकी कहानी कहीं ना कहीं जरूर छुपी होगी, क्योंकि हम सब मध्यम वर्ग को बिलोंग करते हैं और हम भारतवर्ष की बैकबोन हैं, हम भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी हैं। और हमारा जीवन इस देश के जीवन को संवारने का काम करता है, बनाने का काम करता है, आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो इसलिए मैं अपनी छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। तो नौकरी लगी, और नौकरी लगने की वजह से जो पहला काम होता है, जब भी नौकरी लग जाए, दो वजह से ये काम होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो जब नौकरी बहुत लंबे समय तक ना लगे अगर किसी की, तब ये काम होता है, और अगर किसी की जल्दी लग जाए तो भी ये काम होता है। उसे कहते हैं शादी, विवाह। तो जब नौकरी बहुत लंबे समय तक ना लगे तो नाते रिश्तेदार माँ बाप को सलाह देते हैं कि भाई इसकी शादी कर दो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने से बचने के लिए या तो शादी की जाती है, या तो जब नौकरी लग जाए तो ये होता है कि अब ये अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकता है, तो इसका विवाह कर दो। तो मेरे साथ भी वो घटना हुई। अब आप उसको अच्छी घटना समझें, दुर्घटना समझें, शादीशुदा लोग समझेंगे इस बात को अच्छी तरह से, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये घटना मेरे साथ भी हुई, बच्चे हुए, भगवान एक बार फिर मेरे सामने आया मेरी पत्नी के रूप में, मेरे बच्चों के रूप में। उसने एक बार फिर मुझे दर्शन दिया, और मुझे भगवान ने एक संदेश दिया उस बार। जो नौकरी मैंने 5 साल करी बिना परिवार की जिम्मेदारियों के, उस नौकरी में मैंने बड़े मजे किए। मैं केवल क्रिकेट खेलता था, रेलवे का मुझे कोई काम नहीं करना होता था, और समय ही समय था मेरे पास। नौकरी के बावजूद भी सिर्फ मुझे मेरा जो पैशन, मेरे जीवन में सबसे बड़ा पैशन था क्रिकेट खेलना, मुझे वो करना था, और उसके बदले मुझे एक सैलरी मिल जाया करती थी, और वो भी उस उम्र में जब मुझे पैसे की बहुत सारी आवश्यकता नहीं थी। तो लेकिन मेरी शादी विवाह होने के बाद और जिम्मेदारियां आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे ढंग से करने का ये जो मौका ईश्वर ने मुझे दिया है, इस मौके को बहुत अच्छी तरह से इसका निर्वाह करना होगा। और इस मौके का निर्वाह करने के लिए, इस जिम्मेदारियों को निभाना सीखने के लिए, मैंने अपने इस नौकरी के साथ बहुत सारे पार्ट टाइम बिजनेसेस किए। कभी मैं क्योंकि खिलाड़ी रहा हूं तो मैंने खेल के सामान की दुकान खोली। कभी मैंने, लखनऊ में चिकन वर्क बड़ा फेमस है, तो वो यहाँ से ले जाके हम कलकत्ता खेलने जाते थे, तो कलकत्ता ले जाते थे, वहां पे उसको बेचने का प्रयास किया। कलकत्ता से बांग्लादेश की कैप और ट्रैक सूट बहुत फेमस थे, उनको लखनऊ लाके बेचते थे। तो बहुत सारे व्यवसाय ट्राई किए। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आसान नहीं है। अगर बिजनेस आपकी पिछली जनरेशन में नहीं था, तो बिजनेस नया शुरू करना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने बिजनेस शुरू किया, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया, और जैसा था, जैसा नैसर्गिक रूप से होना चाहिए था, मुझे बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। इस बीच मेरी जिम्मेदारियां और उनका आकार बड़ा हो रहा था, बच्चे बढ़ रहे थे, उनकी फीस बढ़ रही थी। हर किसी माता पिता की इच्छा होती है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। तो मैंने, लेकिन क्योंकि क्रिकेट खेलने की वजह से, मैं आज सुबह नितेश जी से जब बात कर रहा था तो मैंने एक बात कही कि हम लोग खिलाड़ी होने के नाते हम लोगों को बचपन से बड़े सपने देखने की आदत थी। अब यहां से जो कहानी है ना, वो आपको हम सबके फॉरएवर बिजनेस की तरफ लेके जरूर जाएगी, कि जो आपके पूर्व जीवन की आदतें हैं वो आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। वर्तमान आपका उतना महत्व नहीं रखता, आपके पूर्व जीवन की, जो आपने पहले जीवन बिताया है, उसमें जो आपकी आदतें थी, उसमें जो आपकी संस्कार थे, उसमें जो आपकी संस्कृति थी, वो वर्तमान में अगर जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे,
उसमें आप उसको लगा देंगे तो आपका भविष्य संवर जाएगा। तो मेरी आदत खिलाड़ी होने की वजह से थी कि मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं मानता था, और अगर मैं हार जाऊं तो मुझे और आनंद आता था अगला मैच खेलने में कि चलो अब अगले मैच में तो जरूर जीतेंगे। उस दिन भी हार गए तो अपनी गलतियों को देखते थे और अगला मैच हो जाता था। तो कभी भी हार के खेलना बंद नहीं किया, और ये क्रिकेट के मैदान में भी था और ये जीवन में भी आदत आ गई थी। तो अनगिनत बिजनेसेस हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो कितना, जो जैसे अभी नवाजुद्दीन साहब का हम लोग वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे थे कि असफलता कई तरह की है, उससे सीखते हैं हम सब। तो मेरे पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ कि ये बिजनेस क्यों फेल हो सकता है, ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस क्यों फेल हो सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उसने सिर्फ मुझे अनुभव दिया। तो लेकिन हार नहीं मानने की वजह से मेरे सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं उसको ग्रैब कर लेता था, उसको देखना समझने की कोशिश करता था। वर्ष 2008 की बात है, मेरे क्रिकेट के सीनियर मेरे पास बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े थे, एक जिंदगी बदल देने वाला काम है और चलो मेरे साथ देख लो, बहुत अच्छा काम है और लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो जब कहते थे लाइफ चेंज हो जाएगी तो मुझे सुनाई देता था वाइफ चेंज हो जाएगी, तो मैं डर जाता था। वो जब भी वो मेरे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, श्री खालसा जी मेरे स्पॉन्सर हैं और मैं हमेशा उनका नमन करता हूँ, तो वो मुझे बार बार कहते थे कि चले चलो एक बार मीटिंग अटेंड कर लो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे सुनाई देता था एक बार मीटिंग अटेंड कर लो वाइफ चेंज हो जाएगी, तो मैं वाइफ चेंज नहीं करना चाहता था ना लाइफ चेंज करना चाहता था, तो मैं नहीं गया। मतलब हम लोगों की भाषा में लखनऊ में उसको बहानेबाजी कह लीजिए, आप जो कह लीजिए, मैं कोई ना कोई बहाना बता देता था और नहीं जाता था। लेकिन उन्होंने भी एक फादर की तरह से जिद कर ली थी कि वो मुझे फॉरएवर दिखा के रहेंगे। तो वो अपनी जिद पे थे, मैं अपनी जिद पे था। हम लोगों का कुछ एक बिजनेस रिलेशन था, मैं क्रिकेट के टूर्नामेंट कराता था और वो उसमें उनकी टीम खेला करती थी। तो आर्थिक स्थितियां सबकी भारतवर्ष में आप समझते हैं कि बहुत अच्छी कभी नहीं रही, कि बहुत वेल टू डू बहुत कम प्रतिशत लोग होते हैं भारत में, सब लोग किसी तरह से मैनेज करने का काम करते हैं। तो वो एंट्री फीस जब एक टूर्नामेंट खेलते थे तो दूसरे की एंट्री पिछली वाली देते थे। तो एक दिन मैं उनके घर पहुंच गया पैसे लेने के लिए, और फिर उन्होंने वही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का राग अलापना शुरू किया और मैं फिर वैसे ही बोर होकर सुनने लगा। और उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा भाजी है क्या, इसमें क्या होता है? तो उन्होंने मुझे कुछ पीले रंग की एक बोतल, एक व्हाइट रंग की बोतल, एक ऑरेंज कैप की बोतल और एक टैबलेट थी और एक मंजन जिसको कहें हम लोग अपनी भाषा में, वो दिखाया कि बोले ये सब है और ये बड़ा फायदा करता है। तो मैंने कहा कि मैंने कैलकुलेशन अपने दिमाग में लगाई, मैंने उन सब चीजों का रेट पूछा उनसे, और चूंकि वो मेरे पैसे नहीं दे रहे थे तो मैंने तुरंत अपने मन ही मन में गणित लगाई और मैंने कहा ये अगर मैं इनसे ये तीनों बोतल, ये टैबलेट और ये टूथपेस्ट अगर खरीद लूं तो मेरा उतना पैसा बराबर हो जाएगा। और मैंने वो सामान उठा लिया, मैं घर आया। स्वदेशी और विदेशी हम सब भारतवासियों के, देशभक्तों के दिल में बहुत रहता है, तो मेरे दिल में भी डर था कि अमेरिका का सामान मैं किसी भी कीमत पे अपने पिताजी को नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे अपने बीवी बच्चों को नहीं पिलाऊंगा, लेकिन अब ले आया हूं तो मैं पीऊंगा। और मैंने एलोवेरा जेल का सेवन करना चालू किया, टूथ जेल का सेवन किया, बी पोलन वो टैबलेट थी, बहुत पुराने समय की बात है, 12.5 साल हो गए इस बात को, वो टैबलेट मैंने खाना चालू की। और 5-6 दिनों के बाद वो घंटी जो मेरे दिल में हमेशा बजती है, जो अभी आप लोगों को आपके चेहरे देख करके जो वो घंटी बजी कि मेरे जीवन में एक बार फिर ईश्वर आया है। 5 दिन वो प्रोडक्ट उपयोग करने के बाद मेरे दिल में फिर से वो घंटी बजी कि मेरे जीवन में ईश्वर ने एक बार फिर से प्रवेश किया है और इस बार रूप बदल के दूसरे रूप में किया है। वो असर मुझे उन प्रोडक्ट्स में दिखाई दिया। मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र को फोन किया, हमने कहा भाई कुछ भी हो, प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त है और अब इसके बारे में पता करेंगे। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया तो मैं मीटिंग के लिए गया और मैंने मीटिंग अटेंड करी। वो मीटिंग जब मैंने ली तो मैं जब होटल के कमरे में गया तो मेरे वो जो मित्र मेरे साथ और कई बिजनेसेस कर चुके थे और फेल हो चुके थे, तो उन्होंने, वो मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मैं अगर उनको कुछ भी कहूँ वो करते हैं, आज भी करते हैं, हमारी 92 से दोस्ती है। लेकिन उस दिन वो आदमी बोला कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा मीटिंग देखने के लिए, तुम जाओ, हम नहीं करेंगे अब कोई बिजनेस इस तरह का। तो वो नीचे मोटरसाइकिल पे बैठे रहे, मैं ऊपर देखने गया, हालांकि बाद में मैंने उन्हें बुला लिया, वो आ गए। तो जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखाने वाला था वो बड़ा लंबा सा व्यक्ति और पर्सनैलिटी हैंडसम थी, आवाज जोरदार थी। तो वो उनके साथ बैठे, हाथ बहुत उनका ताकतवर और लंबा चौड़ा था। हम खिलाड़ी होने के नाते हम जो है वो कोई भी हाथ मिलाता है तो हमारे सब यहाँ से बाजू बाजू मजबूत कर लेते हैं, हमें एक घमंड रहता है कि हमारा शरीर बड़ा मजबूत है, लेकिन उनका शरीर हमसे मजबूत था।
बैठ गए साहब, उन्होंने पता नहीं कागज पे क्या क्या बताया, मुझे अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं है, लेकिन मैं उनको देख रहा था। मैं एलोवेरा पी चुका था, मुझे ये दस्तक हो चुकी थी कि मेरे जीवन में ईश्वर ने एक बार फिर रूप बदल के प्रवेश किया है। कागज पे जो हो रहा था मैं वो नहीं देख रहा था, मैं उस आदमी को देख रहा था। एक बात मुझे क्लिक कर गई थी कि वो भी एक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, वो सेंट्रल एक्साइज में नौकरी करते थे। ये बात मुझे लग रही थी कि ये मेरे जैसा आदमी है, मैं भी केंद्रीय सरकार में हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐठा रहता था क्योंकि मैं सबसे बड़े संस्थान में रेलवे में काम करने वाला, मैं स्टेशन मास्टर था और वो सेंट्रल एक्साइज एक छोटा विभाग है उसमें थे, तो ये थोड़ा सा अहंकार जरूर था। लेकिन बैठा, उनसे बातचीत हुई, उनसे सुना, तो मैं फॉरएवर से प्रोडक्ट से पहले से प्रभावित हो चुका था। मार्केटिंग प्लान में मैंने कुछ नहीं देखा उन्होंने कागज पे क्या दिखाया, उनकी व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। फिर उनसे बातचीत होती रही, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते वक्त मुझे भरोसा नहीं था कि जो मेरे जीवन में आगे होने वाला था, मुझे कुछ नहीं पता था। ईश्वर जब आपको कुछ देने वाला होता है तो आपको सिर्फ एक उसका एक एक रोशनी, एक हल्की सी चिंगारी दिखाएगा, एक रोशनी की किरण दिखाएगा, सब कुछ नहीं दिखाई देता। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। अब मुझे एक संदेश मेरे मस्तिष्क में मिला था कि कुछ नया है और तुम्हारा जीवन अभी संभला नहीं है, तुम्हें अभी प्रयास और करने हैं, तुमने जीवन के सारे मैच हारे हैं, अब एक फिर मौका आया है तुम्हारे पास जीतने का। अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं, लेकिन ये मैच खेलना जरूर है। तो ये सोच के मैंने निर्णय लिया, मैंने ज्वाइन किया, फॉर्म भरा। उसके बाद मैंने अपने 2 सीसी पूरे किए। 2 सीसी पूरे करने के लिए मैं आपको बताऊं कि उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी, क्योंकि मैं सरकारी दामाद था, तो सरकारी दामाद कहलाते हैं हम लोग, तो सरकारी दामाद था, तो बैंक मेरे सब ससुर हुआ करते थे, जितने बैंक थे वो सारे मेरे ससुर जी की तरह काम करते थे। मैं अगर बैंक में पहुंच जाऊं लोन मांगने के लिए तो तुरंत मिल जाया करता था। लोगों को पता था ये 30-35 साल का आदमी, ये तो अभी रेलवे में 25 साल और नौकरी करेगा, इसकी तो हलक में पैसा डाल के निकाल लेंगे, ये लोन मांग रहा है दे दो। तो मोर और लेस मेरी जितनी सैलरी थी वो ईएमआई में कन्वर्ट हो चुकी थी, इधर आती थी उधर ईएमआई में चली जाती थी। और जिंदगी चलाना जो है वो जुगाड़ सबको आता है, हम हिंदुस्तानियों को, मुझे भी आता था, जिंदगी चल रही थी। साथ में एक प्रोफेशन और चल रहा था क्रिकेट कोचिंग का, तो मैं बच्चों को कोचिंग दिया करता था, तो उससे दाल रोटी का भी इंतजाम हो जाता था। वैसे समय में 2 सीसी करना, जब मुझे 2 सीसी बताया गया, तो वैसे हम दिल के बड़े मजबूत होते हैं खिलाड़ी लोग, लेकिन उस समय जब मुझे बताया गया था 2 सीसी की कॉस्ट, तो थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हुआ था मेरे कि बाप रे बाप ये कैसे होगा। लेकिन क्योंकि वो आशा की किरण मुझे दिख चुकी थी, मैंने अपने 2 सीसी किए, अपने पैसे से नहीं कर सका, उधार लेकर के किए, लेकिन वो किरण मुझे जो दिख रही थी उसमें मुझे उम्मीद थी। और उम्मीद कितने की थी आपको ये भी बता दूं, मुझे 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, उस समय बस इतने की उम्मीद थी। और इतने की उम्मीद के लिए मैंने अपने 2 सीसी पूरे किए, वहां से सफर शुरू हुआ। अब इतना ही नहीं था साहब, इतनी तकलीफ झेल ली किसी तरह से, चलो मीटिंग में चले गए, होटल में बैठ गए और फॉर्म जमा कर दिया, 2 सीसी कर लिए। अब एक नई तकलीफ पैदा की गई, हम आराम तलब लोग, लखनऊ के लोग वैसे भी बहुत आराम तलब होते हैं, आपको पता है, ट्रेन में चढ़ने के लिए भी हम पहले आप तहजीब की वजह से नहीं करते, हम आलस की वजह से करते हैं, भाई पहले तू चढ़ जा हम फिर चढ़ जाएंगे। तो आलस की वजह से पहले आप भी हो सकता है, तो हम आलसी आदमी, हमको अब अगला काम दिया गया कि अब चलो फॉरएवर के ऑफिस चलना है। मैंने कहा चलिए साहब चलते हैं। कौन से मोहल्ले में, कौन सी कॉलोनी में? बोले दिल्ली में। अब जो व्यक्ति अपने घर से निकलने में जिसको तकलीफ होती है, उसको एकदम से जब सुना कि दिल्ली जाना है तो बड़ी चोट लगी दिल पे। और जो मेरे दूसरे मित्र थे जो प्लान देखने के लिए ऊपर नहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा बस मैं समझदार था ना, तुमसे कहा था कि मत जाओ, ये सब फिर से वही चालू होगा। खैर, लेकिन जिद थी कि मैच खेलना है और चाहे जितनी बॉलें लग जाएं। वो आपने अगर सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखी होगी, जब बहुत छोटे से थे और आप पाकिस्तान में उनके सर पे चोट लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं खेलेगा। उनको कह रहे थे कि बच्चा बाहर चला जाए, लेकिन वो बोला मैं खेलेगा। तो जब मुझे भी दिल्ली जाने के लिए कहा गया तो चोट तो बहुत लगी, लेकिन फिर से खड़ा हुआ और मैंने भी कहा कि मैं खेलेगा, खिलाओ मैं खेलेगा। तो मैं दिल्ली जाना चालू किया। रेलवे में स्टेशन मास्टर, बिना रिजर्वेशन के लैट्रिन के पास पहली बार बैठ करके दिल्ली जाना चालू किया, आना जाना लगा रहा। ट्रेनिंग अटेंड की, मेरठ का ऑफिस खुला, और मेरठ फिर नौचंदी एक्सप्रेस हमारा, जैसे एक जमाने में जब मैं स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कर रहा था तो लखनऊ बरौनी हमारा घर हुआ करती थी। हर शुक्रवार को भाग करके बरौनी पकड़ते थे, वैशाली पकड़ते थे, फिर इधर से लखनऊ से पकड़ते थे संडे को रात को,
तो वैशाली एक्सप्रेस और बरौनी एक्सप्रेस हमारा घर होती थी, उसी तरह से नौचंदी एक्सप्रेस हमारा घर बन गई, आना जाना चला रहा। मात्र बहुत जल्दी मेरी डिलीवरी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। मैं इसको हमेशा कहता हूं कि प्री मैच्योर डिलीवरी है, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। 3-3.5 महीने में मैं मैनेजर बन गया, और वो एक पैशन और जोश था, वो हो गया। लेकिन मेरा अपना मानना, व्यक्तिगत मानना, इससे आप अगर इत्तेफाक ना रखें तो आपकी मर्जी है, मैं जल्दी मैनेजर बना। मैनेजर बनने के लिए लंबा समय लगना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखना होता है आपको। परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी दे दी जाए। आखिरकार कानून में, मैं कानून का भी पढ़ा लिखा हूं, इस समय मैं एक रजिस्टर्ड एडवोकेट भी हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं, इसीलिए एक आयु निर्धारित की गई है कि लड़की की आयु इतनी हो जाने के बाद ही उसकी शादी होगी, और लड़के की इतनी आयु होने के बाद। तो मैनेजर बनने से पहले बहुत कुछ सीखना होता है, इसलिए कभी मैनेजर आदमी जल्दी ना बने, ऐसा ही उचित है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसे मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो मैनेजर बन गया, बहुत कुछ देखा, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, और धीरे धीरे फॉरएवर को जब मैंने देखा, तो जब मैंने दिल्ली का ऑफिस देखा, मेरठ का ऑफिस देखा, मैं आदरणीय अमरजीत उबी सर की ट्रेनिंग्स अटेंड करी, मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को देखा, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो लंबे वाले भाई साहब जिनको मैं बता रहा था, उनका नाम अभी आपको नहीं बता रहा हूं। उनके बाद अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो श्री आनंद गांधी जी से को जब मैंने देखा, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ, उनके व्यक्तित्व से, और फॉरएवर से मुझे प्यार हो गया। मैं आपको बताऊं कि मैं सीधी सीधी भाषा में कह रहा हूं कि फॉरएवर से मुझे वैसा प्यार हुआ जैसा जवानी में हम लोगों को कई कई बार होता है। सब पता होगा नौजवानों को, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जिधर देखो उधर ही प्यार हो जाता है, और आदमी सोचने लगता है। हमारी क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत ऐसा होता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को जब वो कुछ नहीं थे तो उन्हें संगीता बिजलानी का ख्वाब आ गया, और उन्होंने आखिरकार ऐसा क्रिकेट खेला कि उन्हें हासिल कर लिया। तो ये सब कुछ होता है जवानी में, लेकिन मुझे वैसा ही प्यार हुआ फॉरएवर से। जितना मैं जानता गया उतना मुझे फॉरएवर से प्यार होता गया, और क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी थी तो बहुत सारी चीजें बाद में सीखने को मिली, जो मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पर सीखना चाहिए था, जो सुपरवाइजर के लेवल पर सीखना चाहिए था, जो असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पर सीखना चाहिए था, वो मैनेजर बनने के बाद मैं सीखा। और आज मैं 12.5 साल बाद जब यहाँ बैठा हूं आपके बीच में, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बेचैनी है, अब मैं आप सबके जीवन की कहानी पे आना चाहूंगा। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की बेचैनी है, शारीरिक रूप से कोई बेचैनी है, मेरे साथ थी। मैं रेलवे की नौकरी की वजह से, नाइट ड्यूटी करने की वजह से, एक खिलाड़ी होने के बावजूद मैं एस्थमेटिक और माइग्रेन का पेशेंट हो गया था। एक बेचैनी थी, मुझे लगता था मैं एक खिलाड़ी होकर के मेरी सांस फूलती है, मुझे वेंटिफाइलिन फोर्ट खानी पड़ती है, माइग्रेन की वजह से मुझे नींद नहीं आती नाइट ड्यूटी करने की वजह से। तो ये वो खिलाड़ी का शरीर जो अपने आप में लखनऊ में सबसे मजबूत शरीरों में से एक जाना जाता था, वो आज इतना कमजोर हो रहा है। बेचैनी, जेब की बेचैनी, पर्स में नोट से ज्यादा कागज हुआ करते थे, नोट कम है, ये मोटा पर्स और कागज ज्यादा है। मतलब हम लोग खिलाड़ी हैं तो हम लोग कुछ अपने हाथ में पैर में ऐसा रखते थे कि कभी लड़ाई हो जाए तो उसे फेंक के मार दो तो वो हथियार का काम करे। तो हमारा पर्स ऐसा ही होता था, कागज ही कागज भरे हुए, और नोट बेचारा कोई अगर चाय पिलाने को कहते तो एक 10 रुपए का नोट ढूंढ के निकालना पड़ता था उस पर्स में से कि कहाँ है। बेचैनी, पैसे की कमी की बेचैनी, समय की बेचैनी, रेलवे की नौकरी किए जा रहे हैं, समय नहीं है, रात में नौकरी करते हैं, दिन भर सोते हैं, समय नहीं है, बेचैनी, खुशी की बेचैनी, जीवन में जो खुशी होनी चाहिए, जो चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, वो नहीं है, उसकी बेचैनी। तो अगर हमारे जीवन में कोई बेचैनी है तो उस बेचैनी को दूर करने का रास्ता आपको और हमको निश्चित रूप से ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम सब नतमस्तक होते हैं अपने ईश्वर के सामने, अपने इष्ट देव के सामने। हम मंदिर मस्जिद के आगे सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, लेकिन जो हमें जीवन दिया है हम उसका धन्यवाद नहीं करते। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, ईश्वर हमें कोई और जीव जंतु भी बना सकता था। ईश्वर ने हमें विचार की ताकत दी, हम विचारशीलता है हमारे पास। ईश्वर ने हमें सपने की ताकत दी, ईश्वर ने हमें तर्क संगत बनाया, हम तर्क कर सकते हैं, हम रीजन कर सकते हैं, चीजों को रीजनिंग कर सकते हैं। इतना सब हमारे पास ताकत होते हुए भी अगर हम अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए, प्रयास करने के लिए तत्पर नहीं है, तो फिर यह मनुष्य का जीवन नहीं लगता। फिर कहीं ना कहीं ये जीवन पशुवत हो जाएगा, एक रूटीन जीवन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमारी तरफ कहा जाता है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ।
तो जीवन इसी में बिता दो कि दाल रोटी खाते रहो, प्रभु के गुण गाते रहो और हर चीज के लिए दूसरे को दोष देते रहो अपनी बेचैनियों के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 मेरे हिसाब से था कि मुझे अपने जीवन की हर बेचैनी दूर करनी थी, और हर बेचैनी दूर करने के लिए नौकरी, अगर मैं नौकरी की बात करूं, मेरे पास 21.5 साल पूर्वोत्तर रेलवे में एक स्टेशन मास्टर के रूप में नौकरी का अनुभव है, और मैंने हमेशा अपने स्तर से ऊपर के स्तर का काम किया। मेरा डेजिग्नेशन स्टेशन मास्टर था, लेकिन मैं कंट्रोल रूम में कंट्रोलर का काम करता था, जो स्टेशन मास्टर का बॉस होता है, मैंने उसके रूप में काम किया। और कंट्रोल रूम में हमेशा सिविल सर्विसेज से आए हुए एलाइड आईएएस बैठते थे। बिहार की जब बात करें तो बिहार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। मतलब मैं आपको बताऊं, जब कोई कहता है ना मुझसे कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो मुझे बहुत झुलझुलाहट पैदा होती है। मेरी नजर से देखिए तो इस देश का सबसे अमीर राज्य अगर कोई है तो वो बिहार है। इस देश को बिहार ने जितना आईएएस आईपीएस दिया, इस देश को बिहार ने जितना चिंतक विचारक दिया, इस देश को बिहार ने कर्पूरी ठाकुर साहब दिए, इस देश को बिहार ने जितना शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मेहनत करने वाले लोग दिए, किसी और राज्य ने नहीं दिया। फर्क सिर्फ इस बात का है कि बिहार को किसी ने कुछ नहीं दिया। तो जो देने की बात है ना, जो हाथ ऐसे करके देने की बात है, तो वो बिहार ने दिया। और मेरा ज्यादा संपर्क इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं पूर्वोत्तर रेलवे में होने के नाते मुजफ्फरपुर हमारा ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। तो नौकरी की मैं बात कर रहा था। नौकरी आप देखें तो बिहार के समाज में भी और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी नौकरी को महत्व दिया जाता है कि नौकरी करो नौकरी करो, लेकिन आपके जीवन की सारी बेचैनियां नौकरी पूरी नहीं कर पाएगी, हटा नहीं पाएगी उनको। वो आपके जीवन की बेचैनी बढ़ा देगी। बेचैनियां अगर दूर करनी है तो मैंने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है, किताबों को पढ़ा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जीवन का सबसे अच्छा मित्र आपके माता पिता, आपका परिवार, उसके बाद अगर आपका कोई अच्छा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है तो वो पुस्तकें हो सकती हैं। और यहाँ पे मैं एक और संदेश देना चाहूंगा जो मेरी अपनी आदत है, और मैं उसको कहना चाहूंगा खासतौर से कि आज डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है। लोग ना, मेरे कई बार मैंने लोगों को देखा कि लोग ई बुक की सलाह देते हैं कि ई बुक पढ़ो, यूट्यूब पे देखो और वीडियो देख लो, लेकिन मैंने आप ही के प्रदेश से सीखा है जो महत्व किताब का है, जो ऐसे करके पढ़ने का महत्व है ना, वो महत्व और किसी चीज से नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा मित्र अगर आपका कोई हो सकता है तो वो किताबें हो सकती हैं। किताबें आपको डांटेंगी नहीं। आपका गुरु आपको डांट सकता है, आपका शारीरिक रूप से जो गुरु है वो आपको डांट सकता है, मार सकता है, आपकी कमियां निकालेगा, आपको कोस सकता है। किताबें ऐसी हैं कि हर समय केवल आपकी मदद करेंगी और शांतिपूर्ण ढंग से करेंगी। तो किताबें अगर आपके मित्र हैं, तो मैंने बहुत सारी किताबों को अपना मित्र बनाया। बहुत सारे राइटर्स मेरे मित्र हैं। मित्र मतलब वो मेरे मित्र हैं, वो मुझे नहीं जानते लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैंने किताबें जब पढ़ी तो ये पाया कि अगर आपको अपने जीवन की बेचैनी मिटानी है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। व्यापार अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी बेचैनियां खत्म कर सकते हैं। आप धन की जो बेचैनी है, धन की कमी की, संपदा की कमी की, समृद्धि की जो बेचैनी है, कमी की बेचैनी, आप उसे दूर कर सकते हैं। तो बिजनेस करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अब बिजनेस के कई प्रारूप हैं। अगर आप मैं अपने स्वाध्ययन से बताऊंगा और जो पढ़ा है उस हिसाब से बताऊं तो मैंने बिजनेस को 3 कैटेगरी में बांटा। एक बिजनेस वो है, एक व्यापार वो है जो दूसरों की आवश्यकता की चीजें उपलब्ध करा देना व्यापार में आता है। आप जनरल स्टोर की दुकान खोल लीजिए, आप बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो उनका व्यापार कर लीजिए। आपका कस्टमर आपके पास आएगा, आपके कस्टमर से आपका रिलेशन अच्छा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको साबुन तेल लेना है, अगर उसको गेहूं चावल लेना है तो वो आपके पास आएगा। एक व्यापार इस तरह का होगा जिसमें इस तरह का माहौल है जहां पे दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ति करनी है। दुकानदार को आदमी नहीं देखता, सामान को देखता है और व्यापार हो जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये व्यापार का। इस व्यापार में ना बहुत ईमानदारी है, ना बहुत बेईमानी है, ना इसमें झूठ है, ना सच है, बस ये एक व्यापार है। दूसरी तरह का व्यापार की कैटेगरी में बांटता हूं, एक ऐसा व्यापार जिसमें किसी का अहित करके पैसे कमाए जाते हैं, झूठ बोल के पैसे कमाए जाते हैं, ऐसा भी व्यापार है। ऐसा व्यापार का चुनाव अगर हमने किया तो हमारी एक भी बेचैनी कम नहीं होगी। धन की बेचैनी कम हो जाएगी, हो सकता है, लेकिन वो भी क्षणिक होगी, वो भी दीर्घकालीन नहीं होगी। तो पहला व्यापार जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने
का व्यापार है, वहां पे आपकी कुछ बेचैनियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा व्यापार जो दूसरों को मूर्ख बनाने का, उनका अहित करने का व्यापार है, वहां पे आपकी पैसे की बेचैनी खत्म हो सकती है, लेकिन और बेचैनियां बढ़ जाएंगी। एक व्यापार का तीसरा जो मैं कैटेगरी बताता हूं, समझता हूं, वो कैटेगरी है मददगार होने का व्यापार। आप दूसरों के मददगार हो जाएं, आप दूसरों की मदद करने लगे, आपका व्यापार ऐसा हो जो दूसरों की मदद करता हो, उन्हें असिस्ट करता हो, उनकी किसी ना किसी तरह से उनको उनको उनके जीवन को सुलभ करने का काम करता हो, ऐसा व्यापार। ऐसा व्यापार करने वाले लोगों को अगर आप देखिए तो वो अपने जीवन की सारी बेचैनियां मिटा चुके हैं, उनके जीवन में कोई बेचैनी नहीं है जो ऐसा व्यापार करता है। तो व्यापार करने जब हम चलें अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए, तो एक ऐसा व्यापार होना चाहिए जो दूसरों के लिए मददगार हो। हमारा ये प्यारा खूबसूरत फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा व्यापार है जो मददगार है, हम दूसरों की मदद करते हैं, ये मदद करने का व्यापार है। आज मैं जानता हूं, नितेश जी ने मुझे फोन किया, मुझसे कहा कि सर हमारी टीम की ट्रेनिंग ले लीजिए। हम दोनों ने ये निश्चित किया कि ठीक है, सोमवार को 1 बजे हम लोग आपस में आ जाएंगे और कुछ चर्चा करेंगे, और ये तय हो गया। नितेश जी ने ये अपने लिए नहीं किया। नितेश जी को जैसे मुझे प्रेम है ना, मुझे जो मैंने कहा मुझे फॉरएवर से प्रेम है, मैंने नितेश जी से बातों में, उनसे जितनी भी मेरी आज तक बातें हुई हैं, मैंने एक बात देखी कि उन्हें अपनी टीम से बड़ा प्रेम है, उन्हें अपनी जमीन से बड़ा प्रेम है, उन्हें अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम है। मैं इतना मुझे अच्छा लगा था जब नितेश जी ने बताया कि उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। तो वो जो संस्कार है ना, वो ट्रांसफर होते हैं। वो जो संस्कार हैं, जो देश से प्रेम था वो ट्रांसफर हुआ, जो जमीन से प्रेम था वो ट्रांसफर हुआ, वो जो संस्कृति थी वो ट्रांसफर हुई। तो नितेश जी ने मुझसे जो कहा, हम लोगों ने मिलकर जो किया, वो मदद के लिए किया, आपकी मदद के लिए। आप सब लोग जो सुन रहे हो, मेरे अनुभव से हो सकता है आपको मदद मिल जाए, तो उसके लिए नितेश जी और हमने मिलकर के, और जो और भी सीनियर हैं आपके साथ, मैं केवल नितेश भाई का नाम ले रहा हूं, तो बाकियों से क्षमा चाहूंगा जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभिषेक जी, आई एम सॉरी, मैं जानता हूं आपका नाम भी मुझे लेना चाहिए, तो मैं, लेकिन बातों में जो है ना वो चीजें मिस हो जाती हैं। तो हमारा बिजनेस मददगार होने का बिजनेस है। बस एक चीज है, जब हम फॉरएवर का बिजनेस करें तो ये बड़ी ईश्वर की अनुकंपा है कि उसने हमें फॉरएवर का बिजनेस दिया, कि हम एक ऐसे व्यवसाय में आए हैं कि हम दूसरों की मदद करके अपनी बेचैनी खत्म करेंगे और उनकी भी बेचैनी खत्म करेंगे। लेकिन मददगार होने के व्यापार के लिए जानकार होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे व्यापार में हैं जहां पे आप दूसरों के मददगार बनने जा रहे हैं, तो आपको जानकार बनना पड़ेगा। वो वाला व्यवसाय जहां पे आप केवल दूसरों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी कर देते थे, उसके लिए आपको बहुत जानकार होने की जरूरत नहीं है। होलसेल मार्केट से सामान खरीदा, रिटेल कर दिया, आपको बीच में मार्जिन मिल गया। मददगार होने के लिए आपको जानकार बनना पड़ेगा, आपको विद्वान बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं बदला, बस थोड़ा सा बदला, कुछ आदतें बदली। मुझे क्रिकेट सम्राट पढ़ने का शौक था, मैंने उसको फर्क कर दिया। मैंने क्रिकेट सम्राट पढ़ने के बजाय मैंने रॉबर्ट कियोस्की साहब को, डेल कार्नेगी को, सुधीर दीक्षित को पढ़ना चालू कर दिया। थोड़ी सी आदत बदली। मुझे क्रिकेट के सीनियर्स के साथ मजा आता था, उनकी जीवन को सुनता था, उनके पास खड़ा हो जाता था, वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है। मैंने आदत बदल दी, मैं आनंद गांधी जी के पीछे चुपके से खड़ा हो जाता हूँ। जब भी वो मुझे मिलते हैं ना, मैं उनके सामने खड़ा नहीं होता। मुझे पता है जब मैं उनके सामने आऊंगा, उनसे नमस्कार करूंगा, हाथ मिलाऊंगा, तो वो मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे। लेकिन जब मैं उनके पीछे खड़ा होऊंगा, तो वो जो बात किसी और से कर रहे होंगे, तब उनके दिमाग में सुमित नहीं होगा। वो बड़े नेचुरल वे में किसी को समझा रहे होंगे और पीछे चोरी हो रही होगी, पीछे मैं चोरी कर रहा हूंगा। तो वो जो आदत थी क्रिकेट के सीनियर्स को देखने की, वो आदत थोड़ी सी बदली और फॉरएवर के सीनियर्स की जीवन शैली को देखना चालू कर दिया। आज सुबह बता रहा हूं, आज मैंने बहुत बड़ी चोरी की है, आप सबको साक्षी मान करके उस चोरी को स्वीकार कर ले रहा हूं। मैंने नितेश भाई को फोन मिलाया था आज के प्रोग्राम के लिए, और मैंने हमारी नितेश जी की करीब 20-25 मिनट मेरे ख्याल से फोन पे बातचीत हुई होगी। मैं उसमें 5 मिनट बोला हूँ, 20 मिनट नितेश भाई बोले, और मैंने सब चुरा लिया। मैंने एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी से उसकी बहुत सारी जानकारी चोरी की है। आज मैंने आपसे नितेश भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ सीख लिया उस फोन कॉल में। तो बिजनेस करिए, ऐसा बिजनेस आपको मिला है जो दूसरों का मददगार होने का मौका दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
मैं आपको बताऊं कि जब कोई आप अपनी कार से जा रहे हो, अपनी बाइक से जा रहे हो, या आप किसी टेम्पो ऑटो में जा रहे हो और आपके बगल में आकर के भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति खड़ा होता है और बहुत सारे लोग कह देते हैं आगे बढ़ो, कुछ लोग कह देते हैं कुछ काम करो, अच्छे खासे हट्टे काटे हो, कुछ हट्टे कट्टे हो, कुछ काम करो, कुछ लोग अपनी जेब में से जो सबसे छोटा कॉइन हो सकता है उसे ढूंढ के निकाल के उसे दे देते हैं। उस समय मुझे मालूम है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि ईश्वर तूने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे सामने आके कोई खड़ा है मांगने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई इस लायक समझता है कि वो आपके सामने आता है आपसे कुछ मांगने के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस ईश्वर ने हमें दिया, हमें इस लायक बनाया है कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। जाके जानकार बनना होगा, जानिए फॉरएवर को, प्यार करिए फॉरएवर को। फॉरएवर के बिजनेस के बारे में अगर आप सब कुछ जान जाएंगे तो दूसरों को देना, जिसकी जो तकलीफ है, मेरे बहुत आदरणीय सीनियर थे, अब हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनकी जो शिक्षा है, संस्कृति है, श्री जेके गुप्ता जी, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि सुमित, ये बिजनेस देने का बिजनेस है। लोगों को अपनी नॉलेज दो, लोगों को अपना प्रेम दो, लोगों की तकलीफ के लिए समाधान दो। तो ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर, फॉरएवर करने वालों को, कि उसने हमें फॉरएवर दे दिया। अब हम लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए हमें जानकार बनना पड़ेगा। तो फॉरएवर को प्रेम करिए। जैसे मैं बताऊं कि मैं बड़ा रिसर्च किया करता था कि वो कब घर से निकलती है, कब साइकिल से जो है स्कूल जाती है, कहाँ गाड़ी खड़ी, अपनी साइकिल खड़ी करती है, कितने बजे छुट्टी होगी, फिर से उसका पीछा करना है। सालों साल पीछा करते थे, कितने भाई हैं, पापा कहाँ काम करते हैं, बचपन में पता करते थे ना, नौजवान थे हम लोग सब लोग। फिर से समय आया है, पता करिए रेक्समोन सर का जीवन शैली कैसी है, रेक्समोन सर की सोच कैसी है, उनका बेटा आ गया ग्रेग मॉन, किस तरह से सोचते हैं, कंपनी की सोच क्या है, भारतवर्ष में कंपनी किस तरह काम कर रही है, क्या रिसर्च करते हैं, एक एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज डाली गई है, क्यों ये प्रोडक्ट जाकर के ऐसा काम कर देता है। जब शुरुआत में मैं काम करता था तो मैं लोगों को देता था, साहब आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। वो बोलते थे कि नहीं, ये तो आरा के रहने वाले एक हमारे चीफ कंट्रोलर थे, श्री विजय कुमार तिवारी जी, तो वो मेरे पहले कस्टमर थे। और मैं आपको वंस अगेन बोलूंगा, आपको लग रहा होगा बार बार कि मैं बिहार का नाम ले रहा हूँ और मैं कहीं चाटुकारिता तो नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत महत्व रहा है, बहुत ज्यादा महत्व रहा है, इसलिए मैं भी वो बातें आ रही हैं। तो तिवारी भैया को जब हमने पहली बार एलोवेरा जेल पिलाया तो मैं ज्यादा उस समय जानता नहीं था, तो मैंने जेल दे दिया। हमने कहा कि भैया इससे आपका पेट एट बढ़िया रहेगा और डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो वो मुझको 2-4-5 दिन बाद वो मुझे डांटे, वो मुझसे बोले कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बोले इससे तो आंख आईसाइट भी अच्छी होती है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं भैया, आईसाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बोले जो टीवी न्यूज के नीचे कैप्शन चलते हैं वो मुझे पहले पढ़ाई नहीं देते थे, अब वो मुझे नजर आने लगे। तो जितना ज्यादा कस्टमर बढ़ते गए उतना अनुभव होता गया कि ये प्रोडक्ट कितने लाजवाब काम कर सकता है। दिल से इच्छा जागृत हुई कि और जानेंगे कि एलोवेरा जेल क्यों इतना अच्छा है, हमारा ब्राइट टूथ जेल क्यों इतना अच्छा है, हमारा आरजी प्लस इतना तूफानी काम क्यों करता है, ये हमें जानना है। फेरिड मुराद कौन है, हमें जानना है। तो जब आप किसी चीज को प्रेम करने लगेंगे और उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे ना, तो फिर आपको वास्तविक आनंद आएगा। तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप इस मददगार बिजनेस को जानकार बन के ही इसमें जीत हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने हमेशा फॉलो करने की कोशिश की, क्योंकि बचपन से मैंने उसके लिए बहुत मार खाई थी, डांट खाई थी, और मैं आजकल के समाज में नितेश भाई, अभिषेक भाई, एक चीज और मिस करता हूं कि आज टीचर मारता नहीं है, स्कूल में मारना मना हो गया, घर में माता पिता मारते नहीं है, और लेकिन मेरी बड़ी इच्छा करती है कि टीचर मारे, आजकल के बच्चों को भी मारे, कान पकड़ के खड़ा करे, मुर्गा बनाए, उनके हाथ में 2-4 संटियां पड़े। बच्चे नाजुक होने लगे हैं इसकी वजह से, बच्चे जो है ना सीखने को जल्दी, आजकल की जनरेशन राजी नहीं है। हम कभी ये नहीं कह पाए कि नहीं पापा आपको नहीं पता, आजकल की जनरेशन कह देती है कि नहीं पापा, नहीं मम्मी आपको नहीं पता, वैसे नहीं ऐसे होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो हमारा शरीर मजबूत किया जाता था उठक बैठक लगा के और मुर्गा बन के, आजकल के बच्चे मुर्गा बनना नहीं जानते, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो अपने बेटे को बन के अभी भी दिखाता हूँ कि देखो ऐसे बनते हैं। तो जो मैंने जो मार खाई पिताजी से, जो मैंने डांट खाई, वो एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने शिक्षा दी थी कि अपने जीवन में प्राथमिकताएं निर्भर करो। आपने बिजनेस कर लिया, आपने फॉरएवर कर लिया, मैंने फॉरएवर कर लिया, लेकिन हमने अपने जीवन की प्राथमिकता निश्चित नहीं करी।
हमने मददगार बनाने का, लोगों के मददगार तो मैं बन गया, लेकिन मदद करने के लिए मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। मैं फॉरएवर के लोग के बारे में किसी से बात ही नहीं करता। मेरे सामने जब कोई व्यक्ति आता है तो मेरा दिमाग सोचने लगता है कि नहीं, ये तो बहुत कम पढ़ा लिखा है, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये तो फला जात का है, ये तो फला धर्म का है, इसे बताऊं ना बताऊं। तो प्राथमिकताएं निर्धारित करना बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत बचपन से सीख लिया था। पापा मुझे हमेशा कहते थे कि कुछ जीवन में प्रायोरिटी सेट की है कि नहीं, कि बस ऐसे ही जिए जा रहे हो। वो मुझे आज भी याद रहता है, और हमेशा पिताजी अभी भी मुझे इस बात के लिए टोकते रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में प्राथमिकता निश्चित करनी पड़ेगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी पहली महबूबा है या कुछ और है। हम सब अगर एक शपथ ले लें, एक निश्चय कर लें कि फॉरएवर हमारी पहली प्राथमिकता है, फॉरएवर से पहले और कुछ नहीं। मेरा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है, और उस परिवार की खुशियों के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये बिजनेस, जो मुझे एक स्टेशन मास्टर की जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत जिंदगी दे सकता है, तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है। फॉरएवर की अगर मीटिंग सेमिनार है तो मैं सारे काम छोड़ करके उसको अटेंड करूंगा। फॉरएवर की अगर नॉलेज लेने की बात है, ज्ञान अर्जित करने की बात है, तो मैं सबसे पहले फॉरएवर का सारा ज्ञान अर्जित करूंगा। अगर ये प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने की बात है तो मैं सब तक पहुंचाऊंगा। मैं घर पे नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता फॉरएवर होनी चाहिए। प्राथमिकताएं निर्धारित कीजिए। और फॉरएवर के बिजनेस में भी मैं और बाइफरकेट अगर आपको करूं और इसको डिवाइड करूं, तो फॉरएवर के बिजनेस में भी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है कि ट्रेनिंग उनकी बड़ी टॉप की प्रायोरिटी है। बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, लोगों तक वो ट्रेनिंग में जो नॉलेज आपने ली है उसे पहुंचाना। आप प्रसाद खाली इकट्ठा करते रहें, इकट्ठा करते रहें, इकट्ठा करते रहें, तो आप अकेले कितना प्रसाद खा लेंगे? प्रसाद बांटने के लिए, लोगों तक जाके बांटिए। तो फॉरएवर के बिजनेस में भी हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी कि कितनी ट्रेनिंग करेंगे, कितनी रिटेलिंग करेंगे, कितना हमें लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है, कितने लोगों को हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है कि ये हमारी टीम के 10 ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। जैसे मैं जब क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ लखनऊ में, मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ, तो मेरे पास करीब 70, 80, 90 बच्चे हर समय रहते हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं है, किसी का टैलेंट अलग है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, लेकिन मैंने उसमें से 15 बच्चे छांट रखे हैं अपने मन में। उन बच्चों को नहीं बताया। मेरे मस्तिष्क में वो 15 बच्चों के नाम हैं जो बच्चे वास्तव में भारत के लिए खेलने के लायक हैं, और उनमें वो जिद है, उनमें वो जुनून है। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है कि इन बच्चों पे ज्यादा परिश्रम करना है, इन पे ध्यान देना है। तो आप कितनी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, कितनी आप अपनी टीम डेवलप करेंगे, आपकी टीम के कौन लोग हैं जिन पे आप ज्यादा मेहनत करेंगे, जो ज्यादा बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए सक्षम हैं, वो करना चाहते हैं, तो अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करना फॉरएवर के बिजनेस में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन लेना बहुत सी बार देखा गया, जैसे मैंने देखा कि अब आपको मैं इसे क्रिकेट से ही जोड़ के बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हमेशा से ऐसे आते रहे, मैं करीब 20 वर्ष हो गए मुझे बच्चों को कोचिंग देते देते, जिन बच्चों की बातें बड़ी अच्छी थी, बातें बहुत उच्च कोटि की करते थे, लेकिन जो एक्शन प्लान था वो उनका उतना अच्छा नहीं था। केवल बातों से पेट नहीं भरेगा। शिव खेड़ा जी की एक बात मुझको हमेशा याद रहती है, हमेशा याद रहती है। मैं उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना के चलता हूं कि दुनिया आपके रिजल्ट को सलाम करती है, दुनिया आपके एफर्ट को सलाम नहीं करती। या दुनिया आपके एफर्ट को भी सलाम तब करती है जब आपका रिजल्ट बढ़िया आ जाए, तब दुनिया कहती है ये बड़ी मेहनत करता था, ये ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के, रोड लाइट की, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया। लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई किया और अगर आईएएस नहीं बना तो क्या दुनिया उसकी कहानी सुनाती है? नहीं सुनाती। दुनिया उसकी कहानी सुनाती है जिसने रिजल्ट दिया। रिजल्ट तभी आएगा जब हम एक्शन लेंगे, जब हम लोगों के पास जाएंगे, बात कीजिए लोगों से। फॉरएवर इस धरती की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरे जैसे एक छोटे से स्टेशन मास्टर, एक छोटे से खिलाड़ी को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मिल जाना मेरा सौभाग्य था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे अपने ऑफिस के अंदर घुसने दिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे ट्रेनिंग हॉल में घुसने दिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मुझे माइक देकर के ट्रेनिंग लेने का मौका दिया। मैं इस लायक नहीं था,
मेरी तो कुछ मौसियां, उनके बच्चे विदेश में थे, वो वहां से छोटी सी टॉफी लाके भी दे देते थे अमेरिका से, तो मेरा जीवन धन्य हो जाया करता था कि अमेरिका की टॉफी आ गई। उसको खाते नहीं थे, रखे रहते थे। अगर खा भी लिया गलती से मेरी छोटी बहन ने, तो उसका रैपर संभाल के रखते थे। आज मेरे घर में अमेरिका के प्रोडक्ट्स इधर से उधर चारों तरफ फैले हुए हैं। कंपनी का सौभाग्य नहीं है, मेरे अपलाइन का सौभाग्य नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि फॉरएवर मेरे घर में है। मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ, छोटा सा था, मतलब कहना चाहिए, अब तो रिटायर्ड हूँ। अब मेरे पास जब लोन के फोन आते हैं, लोन के बड़े फोन आते होंगे आप लोगों के पास भी, कि सर आपको लोन चाहिए, तो मुझे बड़ा बढ़िया रास्ता मिल गया है। मैं उनसे पहली लाइन बोलता हूँ कि साहब मैं तो रेलवे से रिटायर्ड आदमी हूँ। यकीन मानिएगा कि 10 में से 8 फोन तुरंत कट जाते हैं, वो आगे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो आज एक बड़ी मजेदार बात हुई, लोन की बात पे बताऊं। एक लाइन जो मैंने सुबह चोरी की, वो बता देता हूं आप लोग को। आपका लीडर कितना बड़ा है, उसने कितनी बड़ी कसम खा रखी है, ना जमीन बेचूंगा, और क्या कहा था नितेश जी, ना बेचने दूंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर्ज मुक्त कंपनी है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उसको उतारने की ताकत रखती है, आपको कर्ज मुक्त बनाने का काम करती है। तो लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन लेने के साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना होगा, जो मैंने और कुछ किया अपने साथ में आपको बता दूं लगातार, कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। देखिए हम रहते हैं, मैं जब आपको बताऊं, जब जैसे लखनऊ शहर है, पटना है, बड़े बड़े ऐसे शहर हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जहां बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारा काम होता रहता है सड़कों पे। आप एक सफेद रंग की बढ़िया सी कमीज, सलवार कमीज या आप साड़ी पहन करके घर से बाहर निकलें, और जब आप अपने घर लौटेंगे तो कई दाग लग चुके होंगे, है ना। हम भारत में ऐसी ऐसी परिवेश में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसी हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं और जब वापस अपने घर आते हैं तो बहुत सारे दाग लेके आते हैं। लेकिन क्या ये दाग आप अपनी मर्जी से लाते हैं नितेश भाई? हम अपनी मर्जी से नहीं लाते ये दाग हम अनजाने में ले आते हैं। जिस ऑटो में हम बैठे थे उसमें कहीं मोबिल ऑयल लगा था, वो हमारी शर्ट में लग गया, हमारी पैंट में लग गया। ध्यान देना होगा फॉरएवर के इस बिजनेस में भी हमको, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे हृदय पे कोई दाग लग जाए। बाइबल में कहा गया है कि आपके सपने चुराने वाले लोग आएंगे, लोग आपके सपने चुराने का प्रयास करेंगे। जब आप कुछ अच्छा करने चलेंगे तो वो आपके सपने चुराएंगे। किसी को अपने जीवन के सपने मत चुराने दीजिएगा। आंखें बंद करके मनन कीजिएगा। मेरी ये ट्रेनिंग, मेरी ये जब सेशन खत्म हो जाए तो 1 मिनट की एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, अपनी आंखें बंद करके एक बार मनन कीजिएगा कि वास्तव में क्या आप ऐसे थे कि फॉरएवर आपको मिल जाए। अगर जवाब हाँ ना जैसा भी आए, अगर जवाब ना आए तो शुक्रिया अदा करिएगा उस व्यक्ति का जिसने आपको फॉरएवर दी, और उसके बाद ये कसम खाइएगा कि अब अगर ये सफेद कमीज हमें मिल गई है तो हम इस पे दाग नहीं लगने देंगे। अगर कोई, मेरा नेचर मालूम है क्या रहा है, मैं आपको बताऊं अभिषेक भाई, नितेश भाई, मेरे सामने जब भी आकर के किसी ने नेगेटिव बात करी, कोई भी नकारात्मक बात करी, तो खिलाड़ी आदमी है, हाथ पैर के मजबूत हैं, और कई ऐसी भाषा भी आती है जो भाषा यहाँ नहीं बोल सकते, तो धीरे धीरे मेरे बारे में ये फेमस हो गया है कि ये पागल है, इसके पास जाके फॉरएवर की बुराई मत कर देना, इसके पास जाके सिस्टम की बुराई मत कर देना। तो ये मेरे बारे में फेमस है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे पास एक दूसरी नेटवर्किंग के साहब आए, उन्होंने एक बार कहा कि भाई साहब, बड़ा मजेदार किस्सा है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक दूसरी नेटवर्किंग कंपनी के आए साहब, मैंने उनको इज्जत से अपने घर पे बैठाया। मैं नेटवर्कर का, जितने भी नेटवर्कर हैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, चाहे किसी कंपनी के हो, क्योंकि वो मेरे ब्रदर हैं, वो हम सबके ब्रदर हैं, उनका सम्मान जरूरी है। हम अपने ही प्रोफेशन के दूसरे आदमी की बुराई करेंगे तो हम अपने प्रोफेशन को हल्का करेंगे, इसलिए मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहाँ के एक मैनेजर साहब ने, फॉरएवर में वो पहले मैनेजर थे और उन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली, अब आपका क्या कहना है? तो मैं उनका चेहरा देखता रहा, 1 मिनट मैंने अपने दिमाग में जो वो मशीन है मैंने उसको चलाया, फिर मैंने उनसे कहा भाई साहब, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कोई नहीं हो सकता। तो वो थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या कह रहे हैं आप? बोले सर आप, मैंने उनसे कहा सर आपके घर में झाड़ू लगती है? बोले हाँ सुबह सुबह लगती है। तो हमने कहा कूड़ा क्या करते हैं? बोले बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। मैंने कहा आपने हमारे यहाँ का मैनेजर ले गए
तो वो बड़ा हतप्रभ रह गया मेरे इस जवाब से। हम लोगों ने झाड़ू लगाई थी। दूसरी बात आपको बताऊं, मैंने उनसे जो कही, मैंने कहा एक बात बता दूं जो मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो आदमी सफल नहीं हुआ, अब वो इस धरती पे दुनिया के किसी काम में सफल हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे असफल आदमी, मेरा एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं, इस धरती का सबसे असफल आदमी अगर फॉरएवर में आ जाए तो उसको सफलता मिल जाएगी। लेकिन वो आदमी जो फॉरएवर में सफल नहीं हो पा रहा, वो इस पूरे ग्लोब पे जो गोल गोल दुनिया है कुछ भी और कर ले जा करके वो सफलता अर्जित नहीं कर सकता। तो जो आदमी मैनेजर बन करके फॉरएवर से चला गया, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी कोई नहीं था। और आपने एक दुर्भाग्यशाली आदमी का साथ कर लिया है तो प्रभु, तो कुछ एक दो चार किस्से ऐसे हुए कि मेरे पास नेगेटिव आदमी नहीं आता, मैंने उसे भगा दिया है। आप भी भगा दीजिए। अगर कोई बुराई करे, कोई आपके पिताजी की बुराई करे, आपके माताजी की बुराई करे, आपको कैसा लगता है? कोई आपकी वाइफ की बुराई करे, कोई आपके बच्चों की बुराई करे, मारेंगे ना? मैं तो ये सीधे सीधे लफ्जों में, मैं खिलाड़ी आदमी हूं, मैं कहता हूं कि मारूंगा। तो फॉरएवर में भी मेरे साथ ये है कि अगर फॉरएवर की बुराई किसी ने मेरे साथ कर दी तो मैं पीट भी सकता हूं। मतलब ये मैं फॉरएवर के स्टेज से नहीं कह सकता था, यहां कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं फॉरएवर को प्यार करता हूं, इसलिए कि मैं एक बुद्धि वाला आदमी हूं, विवेक वाला आदमी हूं। मैंने फॉरएवर को बहुत रिसर्च करने के बाद ये जाना है कि फॉरएवर से बढ़िया कुछ नहीं है। तो मैं किसी को हक नहीं देता कि मेरे सामने नेगेटिव बात करे। बात करनी है तो सकारात्मक बात करो, बात करनी है तो उन्नति की, तरक्की की बात करो, तब मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं, वरना जाओ। तो ये आदत हमें बनानी होगी कि हमें सकारात्मक रहना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसको मैं क्रिकेट से जोड़ते हुए आपसे कहना चाहूंगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो या क्रिकेट हो या बिजनेस हो या जीवन के और बहुत सारे पहलू हैं। जैसे मैं वकील, मेरे पिताजी वकील हैं, मैं कचहरी बहुत आता जाता था, और मेरे पिताजी का एक सपना हमेशा से था कि मैं भी वकील बनूं, मेरे नाम के आगे एडवोकेट लिखे, लेकिन मैं क्योंकि रेलवे की नौकरी में चला गया तो वो सपना उनका पूरा नहीं हो पा रहा था। थैंक्स टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मैंने फॉरएवर की वजह से 31 जनवरी 2017 को अपनी नौकरी से वीआरएस लिया और मैंने पहला काम किया कि वकालत का रजिस्ट्रेशन कराया। आज मैं सुमित गुप्ता अपने नीचे एडवोकेट हाईकोर्ट लिख सकता हूं। और आपको बताऊं, आपके माता पिता, आपके परिवार के सपने कैसे होते हैं। जब मैं वीआरएस की एप्लीकेशन देके लौटा था और मेरा वीआरएस हो गया था, तो पिताजी ने अपनी ड्रॉर में से एक नेम प्लेट निकाली थी। वो पहले से नेम प्लेट बनवा के रखे हुए थे जिसपे लिखा हुआ था सुमित गुप्ता एडवोकेट हाईकोर्ट, और उन्होंने मुझे दिखाई। उस दिन मुझे पता लगा कि इतना बड़ा सपना मेरे पिता का मैं पूरा नहीं कर पाता अगर मेरे जीवन में फॉरएवर नहीं आती। तो फॉरएवर आपके बहुत सारे सपने पूरे कर सकती है। जरूरत किस बात की है? अब जो अंतिम जरूरत मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको और ध्यान से सुन लीजिएगा। और मैं आप सबके धैर्य की तारीफ करना चाहूंगा कि मेरे जैसे नीरस आदमी को, अज्ञानी आदमी को आप इतनी देर से सुन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी तारीफ की बात है। तो आप सबको सैल्यूट करता हूं जो आप सुन रहे हैं। तो आखिरी कुछ और लम्हे आपके साथ बिताने वाला हूं। आपके जीवन में हम सब ट्रेन में चलते हैं, हम सब बसों में चलते हैं, हम बस की छत पे बैठ के चलते हैं, हम यूपी बिहार के लोग ट्रेन की छतों पे चढ़ लिया करते हैं, वहां चल लेते हैं। भरोसा किसका होता है साहब? किसके भरोसे चलते हैं? वो लोको पायलट जो गाड़ी आगे चला रहा है, वो ड्राइवर जो बस चला रहा है। हमारा विश्वास, हमारे अंतःकरण का विश्वास, हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का विश्वास उस ड्राइवर पे होता है कि वो ड्राइवर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। वो व्हीकल का विश्वास होता है। ये जो रेलवे के डब्बे बने हुए हैं, इनकी छत थोड़ी सी झुकी हुई है, उसके बावजूद बैलेंस की तारीफ लड़कों की है जो बैठ लेते हैं, लेकिन उन लड़कों का विश्वास रेलवे की उस गाड़ी पे भी है कि ये गाड़ी टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो प्लेन है, वो ट्रेन है, वो बस है जिसमें आप बैठे हैं। अविश्वास मत कीजिएगा कभी भी। ये वो गाड़ी है जो इस धरती की सबसे बड़ी मजबूत गाड़ी है। ये कभी आपको धोखा नहीं देगी। एक समय ऐसा आया था अभिषेक भाई, जब आपको, अगर आप लोगों को याद हो, बहुत पुराना समय है, उस समय एफएसएसआई बन रही थी और करीब 6-8 महीने के लिए एलोवेरा जेल भी शेल्फ से गायब था। मतलब हम लोग ना अपने घर का सारा सामान खाली कर चुके थे और खाली एमपीडी अवेलेबल था, तो एमपीडी घर में भर लिया था, बिलिंग चेंज करा करा के। तो मुझे याद है वो समय बड़ा टफ समय था और बड़ा चुनौतीपूर्ण था और मजेदार भी था। क्योंकि मजेदार मैं इसलिए कहता हूं कि ये समय वही झाड़ू लगाने वाला समय होता है।
बहुत सारी झाड़ू लग जाती है जब आप किसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरे। तो अमरजीत उबी सर ने मेरी, मतलब मैं उनको बताऊं आपको कि मेरे पिता के बाद अगर मैं किसी का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं तो अमरजीत सर का करता हूं। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा एक बार और हमसे उन्होंने एक बात कही थी। उन्हें ऐसा लगा कि इस मुश्किल दौर में हो सकता है ये बच्चा टूट जाए या निराश हो जाए, तो उन्होंने एक पिता के नाते उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। और राकेश आर्या जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। राकेश जी, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, आप किसी और काम में व्यस्त हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो मैं आप सबको देख रहा हूँ, मालूम है, आप सबसे मैं एनर्जी ले रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में तो चार्जर लगा है उधर से, लेकिन मेरा चार्जर आप लोग हैं। तो अमरजीत सर ने मुझसे कहा कि बेटा, फॉरएवर में जब आखिरी दिन हवा भी बचे, फॉरएवर एयर बचे, बोले फॉरएवर को मत छोड़ना। बोले मैं रेक्समोन को जानता हूं। उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे ये बात कही थी कि मैं रेक्समोन को जानता हूं, वो ये जहाज कभी डूबने नहीं दे सकते। ये जहाज टाइटैनिक से कहीं विशालकाय है, लेकिन इस जहाज का जो मास्टर है ना, वो किसी भी कीमत पे इस जहाज को डूबने नहीं देगा। वो समय एक ऐसा समय था कि बड़ा आसान था रेक्स सर के लिए, विड्रॉ कर लेते सारे ऑपरेशंस इंडिया से। उनको क्या फर्क पड़ता था, 150 देश फिर भी थे, उनका बिजनेस फिर भी था। उन्हें हमारी आपकी परवाह थी। वो जो मेरे कंधे पे आज भी मुझे हाथ महसूस होता है अमरजीत सर का कि बेटा अगर फॉरएवर एयर बेचनी पड़े तो भी फॉरएवर को छोड़ना मत। ये कंपनी मां की तरह से है। अगर तुमने इसकी उंगली पकड़े रखी तो जीवन में कभी तुम्हारी आंख में दुख के आंसू नहीं आएंगे, तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं हटेगी। और यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। ये फॉरएवर रूपी गाड़ी, ये हवाई जहाज, इससे कभी उतरिएगा नहीं। और इसका पायलट कौन है? ये चेहरे आप देख रहे हैं नितेश भाई और अभिषेक भाई के, और आप सबके। आप सब इस गाड़ी के वाहन चालक हैं, आप सब इस गाड़ी के पायलट हैं। और मैं यहां इतनी दूर से बैठा हुआ, आपसे करीब 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, मैं एक वकील भी हूं। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं ये बेस्ट वाहन चालक हैं, ये बेस्ट ड्राइवर हैं, ये बेस्ट कोच हैं। ये अगर आपकी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपको मैनेजर छोड़ दीजिए, मैनेजर बहुत शुरुआती बात होती है। मैनेजर तो फॉरएवर का खाली ग्रेजुएशन है। बिहार के लोग ग्रेजुएट नहीं होते, बिहार के लोग रिसर्च स्कॉलर होते हैं। जब करते हैं तो पीएचडी करते हैं। तो आप केवल मैनेजर नहीं बनेंगे। आपने इन लोगों पे भरोसा कायम रखा, इनसे सीखते रहे, तो आप सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर बनेंगे। और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं, मैं आपको बताऊं, आज सुबह मैंने एक सपना लिया है, अपने सपनों की लिस्ट में एक सपना बढ़ाया है। 24 नवंबर 2026, नितेश भाई को हंसी आ गई। 24 नवंबर 2026 को मैं रोसड़ा आना चाहता हूं। वहां पे एक मेगा सेमिनार होगा, मुझे पता है, और मैंने अपनी सीट बुक कर ली है। अब मुझे आगे की सीट मिलेगी, पीछे की मिलेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी सीट बुक कर ली है। आप लोग जो यहाँ इस समय उपस्थित है ना, आप 40 लोग, अब बल्कि आपको क्यों जिम्मेदारी देता हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है। हम 40 लोग इस 24 नवंबर 2026 के सपने को पूरा करेंगे। रोसड़ा की उस धरती पे हम मेगा सेमिनार करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। और हम 40 मिल के, मालूम है, एक आदमी ने अगर 400 आदमी की भी कसम खा ली ना, 2026 तक बड़ा लंबा समय साहब, इससे पहले पूरा कर देंगे। अगर हमने 40 लोगों की जिंदगी बदलने की भी कसम खा ली, अगर हमने 40 घरों की बेचैनी बदलने की भी कसम खा ली, तो हम 16,000 लोगों का सेमिनार करेंगे। और मुझे विश्वास है, अमरजीत सर की ही बात कहता हूं, वो कभी कहते थे बिलीव नहीं कहते थे, वो कहते थे बिलीव ना ऊपर है, पता नहीं बिलीव पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, नो, जानना। वो कहते थे कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं। तो मैं आज वही बात कहता हूं कि मैं जानता हूं कि ये सेमिनार होगा। मैं जानता हूं कि इस समय इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, ये उनमें से होंगे जो 11 मिलेनियर की बात की थी आपने, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे उस समय हर साल, इनमें से वो लोग होंगे। और 11 नहीं होंगे भाई साहब, वो 40 होंगे। ये जो 40 यहाँ मौजूद हैं वो होंगे, और मैं उस सेमिनार में बैठा हूंगा। और मैं वादा करता हूं कि उस सेमिनार में माइक नहीं छूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, मैं आप लोगों को सुनूंगा। लेकिन मैंने अभी कहा था कि फॉरएवर अगर आप सब करें तो आपकी आंखों में दुख के आंसू कभी नहीं आ सकते। लेकिन मुझे अभी से वो 2026 दिखाई दे रहा है कि उस दिन उस सेमिनार में बैठ के मेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। और मेरे वो खुशी के आंसू अगर
बिहार की पवित्र धरती पे पड़ेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मुझे कर्पूरी ठाकुर साहब के बहुत सारे किस्से मुझे, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीतिक जीवन में भी रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, जितने भी जन आंदोलन हुए उनके बारे में। कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में उन्होंने एक किस्सा बताया था मुझको कि एक बार चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके घर गए थे, और उनके घर का दरवाजा इतना छोटा सा था, तो जब चौधरी साहब को सर झुका के वो नीचे उनके घर में जाने लगे तो चौधरी साहब के सर पे चोट लग गई थी। तो चौधरी साहब ने कर्पूरी ठाकुर साहब से कहा कि भाई थोड़ा दरवाजा बड़ा करवा लो। तो उन्होंने कहा था कि जब तक बिहार के एक गरीब के घर का दरवाजा बड़ा नहीं हो जाता और मजबूत नहीं हो जाता, तब तक कर्पूरी ठाकुर अपने घर को नहीं बदलेगा। और आज फॉरएवर के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि यही कसम नितेश भाई की भी है, अभिषेक भाई की भी है, और यहाँ जितने लीडर मौजूद हैं हम सब की भी है कि हम बदल देंगे। अगर हमने पूरे देश को IAS IPS दिए हैं, हमने पूरे देश को मजदूर दिया है, अगर हमने पूरे देश को बहुत सारे लोग बढ़िया बढ़िया दिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड को दिए। कल परसों में टीवी पे देख रहा था, बिहार के रहने वाले एक प्रोफेसर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वहां से वो अपनी बातें बता रहे थे, तो सुन के मजा आ रहा था। तो अब एक वादा मैं कर सकता हूं आप सबकी तरफ से कि इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया को हम सबसे ज्यादा मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सोरिंग मैनेजर भी देंगे। ये वादा आपके साथ, मेरी तरफ से ये वादा है, इसमें आपका हाथ लगेगा तो ये और सब कुछ बड़ा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, लेकिन मेरे ऊपर एक कर्ज हो गया। आज आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना है उसके लिए मैं आप सभी का, राकेश आर्या जी अब दिखाई नहीं दे रहे, आनंद किशोर भाई साहब, नूरुद्दीन भाई, आप लोग, रीना मैम, अभिषेक सर, सरिता मैम, आप सब, स्वर्णलता मैम, आपको स्पेशली, आपकी एज मुझसे बड़ी है, अनुभव मुझसे बड़ा है, तो संगम लाल जी, आप सबका मैं, विकास कुमार जी, आप सबका मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे इतना समय दिया। और मैं कमिटेड रहूंगा, मैं हमेशा कमिटेड रहूंगा कि हम सब की मिलके आप सबकी तरक्की हो। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग। और मैं एक ही बात सर बोलना चाहूँगा, इस ट्रेनिंग सेशन में जितने भी लोग आज मौजूद हैं, अपने आप में अगर आप यहाँ से खड़े हो जाए ना, क्योंकि आज की ट्रेनिंग्स में सबसे पहले से जानना चाहूँगा आप सब तमाम ऑडियंस से, आपने आज इस ट्रेनिंग से क्या सीखा? चैट में